प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें मैं आपके साथ लेकर आया हूं 11th और 12th का लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। बहुत इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी की बुकों से पूरे नए सिलेबस पर बेस होगा। बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आएगा। देखिए और फायदा उठाइए। मैं इसी के साथ साथ अपना पहला चैप्टर, जो आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर है, मैं उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आ रही होगी। बात कुछ बातें बहुत जरूरी हैं समझनी साझेदारी संलेख के अलावा। कौन कौन सी बातें हैं? वो कहता साझेदारी अधिनियम के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं। ये बातें ऐसी हैं जो आपको साझेदारी करने से पहले समझनी बहुत जरूरी है। आप, आपके पापा या आपका कोई यार दोस्त अपना कोई व्यापार में किसी को साझेदार बना रहा हो तो इन बातों को ध्यान रखो। नंबर एक, क्या कहता है? कहता सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों के लिए नाबालिग को, नाबालिग जो 18 साल से कम का हो, फर्म में क्या कर सकते हैं? प्रवेश दिया जा सकता है। पार्टनरशिप जो एक्ट होता हमारा 1930 को 1932 के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आप किसी भी 18 साल से कम के आदमी को अपने साथ कोई भी साझेदार नहीं बना सकते। लेकिन उसने क्या बोला कि अगर सभी पार्टनर्स आपस में सहमत हैं, सभी पार्टनर सहमत हो गए। फॉर एग्जाम्पल, 3 आदमी काम कर रहे थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, एक का नाम सी था। अब सी जो है मर गया। अब सी मर गया, उसका जो बेटा है वो है छोटा। तो क्या करा जा भैया? उनके घर वाले नहीं चाहते कि फर्म में से अलग हो, तो आप उसका जो बेटा है छोटा, 18 साल से कम का है, आप उसे पार्टनर्स बना सकते हैं। ये वाली बात आ रही है यहां। सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों के लिए नाबालिग को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। कौन से? सेक्शन 30, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1902 के सेक्शन 30 के हिसाब से अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके छोटे बेटे या उसका जो भी बेटा नाबालिग हो, यानी कि वो बेटा जो 18 साल से कम का हो, आप उसे पार्टनरशिप में ले सकते हैं। तब जब सारे आदमी क्या हो? सहमत हो। नंबर दो, आपको यह बात ध्यान रखनी है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सभी साझेदारों की सहमति से या स्पष्ट समझौते के अनुसार फर्म में प्रवेश कर सकता है। यानी कि 2 आदमी बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और एक और नया आ गया है सी। अब पार्टनर्स हो गए हैं 3। अगर वो चाहे किसी डी को, किसी चौथे आदमी को अपने साथ जोड़ना, तो भैया अगर सारे के सारे क्या हैं? वो सहमत हैं या सभी का स्पष्ट समझौता है, तो हम उस आदमी को ले सकते हैं, नहीं तो उस आदमी को नहीं ले सकते। ये बात आती है सेक्शन 30 के अंदर। यानी सेक्शन 30 में आप किसी भी नाबालिग को सभी साझेदारों की सहमति से ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 31 में जब तक सारे साझेदार सहमत ना हो, तब तक आप किसी भी आदमी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट भैया आता है नंबर 3, सभी साझेदारों की सहमति से या स्पष्ट समझौते के अनुसार कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। आप चाहें तो बिजनेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन कब? या तो आपने लिखित में समझौता कर रखा हो, या फिर वो सारे के सारे साझेदार जो आपस में क्या हो जाए? सहमत हो जाए। ये सेक्शन नंबर 32 के अंदर आता है। तो भैया बहुविकल्प में आ सकता है, क्या साझेदार फर्म को छोड़ सकता है? सेक्शन नंबर 32 के हिसाब से, सेक्शन 31 के हिसाब से, सेक्शन 30 के हिसाब से। तो सेक्शन या नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो सेक्शन कौन सा हो गया आपका? 32 के हिसाब से आप राइट लगा देंगे। आ जाते हैं नंबर 4 पे। जब तक इसके विपरीत साझेदारों की सहमति ना हो, साझेदार की मृत्यु पर फर्म का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन हो जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, अब साझेदार कहेंगे भी फर्म को कर दो बंद, इसमें लगा दो ताला। तो भैया ताला ना लगा सके, सेक्शन 31 कह रहा है कि अगर सभी साझेदार सहमत हैं
तो हम लगा सके इसमें ताला। ठीक है जी। जब तक किसी भी विपरीत साझेदार में सहमति ना हो, अगर कोई मना कर देगा तो नहीं लगा सकते आप, सभी की सहमति जरूरी है। नंबर नेक्स्ट आ जाता है, फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक है या फिर अनिवार्य है। सेक्शन 69 में अब फर्म का पंजीकरण कराना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना, ये आपके लिए है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराएं, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं। ये पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। आपकी इच्छा है, आप करा सकते हैं। ये ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये आप चाहें तो उसे करा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। यानी कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, अपनी मर्जी पर डिपेंड है, आप करवाएं या फिर ना करवाएं। इन पॉइंटों को बहुत ध्यान रखें, ये पॉइंट बार 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 आते रहते हैं। और आ रहे हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, कितना प्यारा पॉइंट है, साझेदारों में लाभ का विभाजन। साझेदार जो होते हैं उनमें लाभों को किस तरह से बांटा जाए। भाई, एक आदमी होता था 11वीं क्लास में, एकल व्यापार चलता था, सारा हिस्सा उसका होता था, सारा प्रॉफिट उसने लिया, सारा लॉस उसने ले लिया, कमाया खाया घर चला गया, ना किसी को हिसाब देना ना किसी से हिसाब लेना। अब तो हो गई साझेदारी, साझेदारी में तो भैया सारा हिसाब देना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है, साझेदारों में लाभ का विभाजन कैसे करा जाए। तो इसके लिए हम बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत आसान है, ये समझ लो एक फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसा कैसा चलता रहे। पहले थोड़ा सा पढ़ लें। कहता एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल व्यापार में लाभ हानि जो होता था, हम उस खाते के शेष को सीधे अपनी पूंजी खाते में लिख लेते थे। आपका सबसे पहले आता था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आपका निकल के आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस का जो आंसर होता था, आप उस आंसर को क्या बोलते थे, लाभ या हानि। अब लाभ हानि किस में लिखते थे आप, कैपिटल में। आप बैलेंस शीट में आते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करा और लॉस को कर दिया माइनस, तो वो आप पूंजी खाते में क्या करते थे, उसे हस्तांतरण वहां लिख देते थे। जबकि भैया अब किंतु परंतु, परंतु और किंतु तो बड़े खतरनाक शब्दों में करा, साझेदारी। अब आपकी क्या हो गई, साझेदारी। तो साझेदारी में लाभ हानि खाता नहीं बनता, लाभ हानि खाते को आप साझेदारी संलेख के हिसाब से बनाते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं बनाते। जो बातें आपने तय कर रखी होती हैं उस हिसाब से बनाया जाता। अब इसे विभाजित करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमारे हिंदी में क्या हो गया, लाभ हानि नियोजन। लाभ का और हानि का आपस में नियोजन करना, आपस में उसे बांट लेना। इस खाते का क्रेडिट पक्ष जो होता है, अब क्रेडिट डेबिट कैसे होते हैं भैया, ये दो खाते होते हैं आपके ऐसे करके। आपने देखा था 11th क्लास में जब आप थे, तो आप लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां प्रॉफिट एंड लॉस में आगे नाम आ गया एप्रोप्रिएशन। तो ये वाली साइड क्रेडिट की हो जाती थी और ये वाली साइड किसकी हो जाती थी, डेबिट की। बाकी आपका चलता था पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो कहता इस खाते का क्रेडिट पक्ष, जो क्रेडिट वाला पक्ष है, इस पक्ष में लाभ, वर्ष भर का लाभ, पूरे साल का लाभ और आहरण पर चार्ज, ये दिखाया जाता। अब ये चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे बनेगा अकाउंट, अभी फिलहाल समझाने के लिए ऐसे ही। भैया आगे क्या कहता, डेबिट पक्ष, इसका जो डेबिट वाला पक्ष है, ये वाला पक्ष, इसमें पूंजी पे ब्याज, उसका वेतन और कमीशन दिखाया जाता है। तो इसे समझने के लिए मैं आगे अकाउंट लाऊंगा एक, आप उस अकाउंट को आराम से देखना, 2 मिनट में सही हो जाएगा, इतना आसान अकाउंट होगा बाबा। मेन बात, सबसे पहले कर लो थ्योरी पक्की। जब तुम कर लोगे थ्योरी अपनी पक्की, इन पॉइंटों को लिख लोगे, बार बार याद कर लोगे, तो डर हो जाएगा खत्म। और बाबा रहे निम्नलिखित क्वेश्चन, तो मैं बैठा हुआ हूं, भगवान ना चाह तो बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला कर दूंगा। देखते रहो बस तुम बस ये देखो फॉर्मेट बनाओ और ध्यान दनादन करे जाओ। पहले यहां तक की थ्योरी देख लो, ये थ्योरी जो होंगी ये सबसे पहले काम आएंगी। तो भैया ये आगा आपके सामने अकाउंट, क्या बोलेंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता, ये बनेगा हमारा खाता। इस खाते में ये वाला होगा क्रेडिट पक्ष यानी क्रेडिट साइड, ये होगा ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट साइड। अब एक तो होगा क्रेडिट और एक कौन सी साइड होगी, डेबिट, ये तो हमें पहले से ही पता। अब आपको ध्यान क्या रखना,
सबसे पहले यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हर क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट के पैसे जो है ना वो यहां लिखे जाएंगे और लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा प्रॉफिट आएगा यहां। जब प्रॉफिट यहां आगा तो इसका मतलब लॉस इधर आ जाएगा, उल्टा चला कर है इसमें। आपने भी देखा 11th क्लास में, प्रॉफिट इधर निकल के आवा था, लॉस इधर निकला था। तो प्रॉफिट यहां लिखा जाएगा और लॉस यहां नंबर 2 पे। इसके अंदर यहां पे आवेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा आहरण पे ब्याज। आहरण का मतलब वो पैसा जो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए निकाला है, मैं उस पर फर्म को ब्याज दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब आहरण पे ब्याज। इसमें यह आपको देगा परसेंटेज, एक परसेंटेज का रेट। तो जो परसेंटेज होगी, जितने भी पार्टनर होंगे आपके, ए हो बी हो, ए का यहां पर पैसा, बी का जो भी ड्राइंग की अमाउंट है वो, मल्टीप्लाई जो उसकी परसेंटेज है अपॉन 100 यहां पर। इसी तरह दूसरे वाले का इसकी अमाउंट यहां, इसकी अमाउंट यहां, टोटल यहां आ जाएगा। बस ये करना दूसरे वाले का। बस यहां पर दो बातें आनी है, तीसरी ना आवे कुछ भी। नंबर 1 प्रॉफिट का पैसा, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पे ब्याज। इधर आ जाते हैं। अब जितनी भी बातें वो बोलेगा इधर चलेंगी। जैसे कि सबसे पहले है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब वो देगा तो उसका देगी परसेंटेज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जो पूंजी आपने लगाई है उस पूंजी पे ब्याज देना। अब पूंजी का ब्याज, पूंजी कैपिटल, ब्याज इंटरेस्ट, पूंजी पे ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे आवेगा ए का और बी का। जो भी ए की होगी कैपिटल पूंजी, वो मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज होगी वो अपॉन 100, इसके पैसे यहां। ऐसे बी वाले की कैपिटल ले लेंगे, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज होगी वो अपॉन 100, इसके पैसे यहां। इस तरह से दोनों की अमाउंट यहां जाएगी। तो पूंजी पे ब्याज यहां लग जाएगा। इसके बाद अब आएगा सैलरी नाम। यहां पे लिखेंगे टू सैलरी, जो भी उसने सैलरी दी होगी। अगर उसने ए की सैलरी दी हो तो ए के रुपए, बी की सैलरी दी होगी तो बी के रुपए। लेकिन जब सैलरी होगी या वेतन, सैलरी वेतन हो गया, जब वेतन होगा तो आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। वेतन के अंदर प्रति वर्ष बोल रहा है वो या प्रति माह बोल रहा है वो? प्रति वर्ष, पर एनम, पीए। अगर वो पीए बोलेगा प्रति वर्ष तो आप एक की मल्टीप्लाई कर लोगे पैसे भार। लेकिन अगर वो बोलेगा प्रति माह, पर मंथ, प्रति माह पर मंथ बोलेगा तो आप करोगे 12 की मल्टीप्लाई और पैसे भार। उसने बोला 1,000 रुपए प्रति वर्ष, तो 1,000 मल्टीप्लाई 1,000 रुपए आ गए। अब उसने बोला 1,000 प्रति माह, तो 1,000 मल्टीप्लाई 12, 12,000 रुपए आए। कभी कभी वो बोल देगा क्वार्टर। अब क्वार्टर का मतलब वो वाला ना है, क्वार्टर का मतलब हुआ है 3-3 महीने बाद जो पैसे लगे उसे बोले हैं क्वार्टर। आपको पता होगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 3-3 महीने बाद कितने महीने बाद लगे? 4 महीने में 4 बार पैसे। अगर सपोज करो वो बोले क्वार्टर, तो क्वार्टर बोलने पे जो भी रुपए होंगे, क्वार्टर बोलने पे 4 की होगी मल्टीप्लाई और पैसे यहां जाएंगे, दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा। तो पर मंथ भी बोल सके वो, पर एनम भी बोल सके, वो क्वार्टर भी बोल सके। क्वार्टर मतलब त्रिवार्षिक, 3-3 त्रिमाहिक मेले में जो है। अब इसके अलावा हो सके कमीशन। कमीशन पे जो ना परसेंटेज देगा भाई, आपसे वो कहेगा भैया 10% कमीशन लेना। कमीशन हमेशा प्रॉफिट पे निकला करे, तो जो प्रॉफिट का पैसा होगा वो वाला पैसा प्रॉफिट का। अब कमीशन ए का भी हो सके है और कमीशन बी का भी हो सके है। तो प्रॉफिट की अमाउंट, जितने भी उसने कमीशन का परसेंटेज दिया वो अपॉन 100, पैसे को यहां रख लेंगे, ऐसे दूसरे वाले को यहां रख लेंगे और टोटल बाहर आ जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखो तो 5 बातें आ रही हैं आपकी, बस 5वें से छठी ना आवे बाबा। 5वें से छठी ना आने की है, देख लो ध्यान से। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे आना हमेशा ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हो गया आहरण पे ब्याज।
नंबर अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। सैलरी, सैलरी का मतलब हो गया, सैलरी का मतलब हो गया, सैलरी का मतलब हो गया क्या, वेतन। कमीशन, कमीशन तो कमीशन ही है भैया, उनका कमीशन क्या है, एक, दो, तीन, चार और पांचवा होगा प्रॉफिट। बस ये 5 बातें आनी, ध्यान से छाप लो। यहां 2 बातें गिनती की हैं, तीसरी नाव है। 3 बातें यहां पे हैं गिनती की, चौथी नाव है। इन दोनों का टोटल कर देंगे नीचे, यहां पे इन दोनों को जोड़ के नीचे रख लेंगे, इसी पैसे को उठा के यहां रख लेंगे और ऊपर के 1, 2, 3 तीनों माइनस कर लेंगे। जो माइनस करके आवेगा उसे बोलेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सके हैं। और इसे दोनों पार्टनर्सों का जो भी उन्होंने आपस में तय करा होगा, क्या, अंश, रेशो, या जो भी उन्होंने आपस में रेशो तय करा होगा, उस रेशो या उस अनुपात में बांट देंगे, एक वो एक हिस्से में और बी के बी में। तो ये सारी बात जब आगे समझो, जब इसका हम सवाल करेंगे, तो एक सवाल बेहतरीन से उठाएंगे, उस सवाल में सारी बातें सिखा देंगे। लेकिन उससे पहले ये फॉर्मेट बाबा देख लो, फॉर्मेट समझ में आगा तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन होगा सॉल्व, बहुत अच्छी तरह। ना समझ में आया तो फिर दोबारा बताओ, फिर दोबारा बता दूंगा। एक बार फिर यहां देख लो ध्यान से, कौन कौन सा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट का पैसा हमेशा यहां आएगा बाई में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पे ब्याज, पहले वाले का जो भी ड्राइंग होगा मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 6/12, अगर लिखा हुआ होगा क्या चीज, पर एनम, यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले का यहां आ जाएगा, इन दोनों का टोटल भार, पूंजी पर ब्याज, जो भी उनकी कैपिटल होगी वो, मल्टीप्लाई जो परसेंटेज उन्होंने तय करी होगी यहाँ पर परसेंटेज बटे 100, इसका पैसा यहाँ, दूसरे की कैपिटल परसेंटेज बटे 100, इसका पैसा यहाँ, दोनों का टोटल भार। सैलरी में अगर वो बोलेगा पर मंथ तो मल्टीप्लाई 12 की, अगर वो बोलेगा क्वार्टर तो मल्टीप्लाई 4 की, इसके पैसे यहाँ, इसके पैसे यहाँ, सीधा टोटल भार। कमीशन में जो भी प्रॉफिट होगा वो मल्टीप्लाई जो परसेंटेज का रेट दे देगा, पहले वाले का यहाँ, इसी तरह दूसरे वाले का यहाँ, दोनों का टोटल भार। आप इन दोनों का टोटल नीचे कर लोगे, इसी टोटल को उठा के यहां रख देंगे, ऊपर वाले तीनों 1, 2, 3 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, और जो आंसर निकल के आएगा वो इसमें और इसमें बांट देंगे। तो बाबा इसका एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, वह क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मजा आ जाएगा बाबा, फॉर्मेट पक्का कर लो। हाँ Yeah.